हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है खेल केंद्र और उसके उद्देश्य। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि खेल केंद्र अर्थात प्ले सेंटर क्या होते हैं, वहाँ बच्चों को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती है और बच्चों के कौन से विकास वहाँ संभव हो पाते हैं और प्ले सेंटर का क्या उद्देश्य है वो हम यहाँ जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। प्ले सेंटर का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं कि प्ले सेंटर अर्थात खेल केंद्र होता क्या है। प्ले सेंटर एक ऐसा स्थान होता है जहां बच्चों को विभिन्न सुविधाएं जैसे खिलौने, खेलने का स्थान आदि उपलब्ध होती है, जहां उन्हें वातावरण को समझने व अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है, जहां अनेक बच्चों को आपस में मिलने का अवसर मिलता है तथा इस प्रकार बच्चे का समग्र विकास होता है। देखो बच्चों, हम ये जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक वातावरण चाहिए। घर में यदि बच्चा अकेला रहता है तो उसका समग्र रूप से विकास संभव नहीं हो पाता। इसीलिए तरह तरह के प्ले सेंटर खोले जाते हैं जहां बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो ऐसे ही प्ले सेंटर होते हैं जहां बच्चों को बहुत सारी विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसा स्थान उपलब्ध कराया जाता है जहां और भी बच्चे होते हैं जिनके साथ बच्चे आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं और खेल सकते हैं। उनको इस तरह का वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जिसे वो समझ पाएँ और अपना अनुभव वहाँ पर ले सकें और अनेक बच्चों को आपस में मिलने का वहाँ पर अवसर मिलता है। इस प्रकार बच्चे का कैसा विकास हो पाता है? समग्र विकास हो पाता है। यहाँ औपचारिक शिक्षण पर बल नहीं दिया जाता बल्कि खेल के माध्यम से सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य है औपचारिक शिक्षा देना नहीं कि बच्चों को बहुत सारा पढ़ा देना। यहाँ पर है कि बच्चों को खेलने देना और उस खेल के माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँ। यहाँ पर्यावरण मैत्रीपूर्ण तथा प्रेरणादायक होता है। प्ले सेंटर में 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिदिन 2 से 3 घंटों तक रखा जाता है। टाइमिंग भी होती है और बच्चों की एज भी डिसाइडेड होती है कि यहाँ बच्चों को जो 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको 2 से 3 घंटों के लिए रखा जाता है। और यहाँ का पर्यावरण कैसा होता है? मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण होता है, जहाँ बच्चों को एक अच्छा लगता है। इसके बाद है खेल केंद्र। प्ले सेंटर क्या होते हैं? बच्चों के लिए निर्मित इकाइयाँ हैं जो बच्चों को उनकी अपनी गति से विकसित होने में सहायता उपलब्ध कराते हैं। जो बच्चे हैं उनको अपनी गति से किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सके उसके लिए प्ले सेंटर बनाए जाते हैं ताकि बच्चा वहाँ पर एक अनुभव प्राप्त कर सके और अपना विकास प्राप्त कर सके। बच्चे के साकल्यवादी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके उस पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। खेल, खोज तथा अन्वेषण के माध्यम से स्वतंत्र व सामूहिक शिक्षण को आमंत्रित किया जाता है। यहाँ बच्चों को रखा जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है, सामूहिक रूप से उन पर ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और वो सामूहिक रूप से शिक्षा स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सकें। इसीलिए सीखना अति आनंदमयी अनुभव हो जाता है। बच्चों को यदि हम बैठा के औपचारिक रूप से शिक्षा देंगे तो उन्हें सीखने में मज़ा नहीं आएगा और वो बहुत कम सीख पाएंगे। लेकिन यहाँ खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो सीखना बच्चों के लिए बड़ा आनंदमयी अनुभव हो जाता है। स्कूल तथा स्कूल व्यवस्था के प्रति प्रोत्साहन को बनाए रखने में सहायक होता है। स्कूल को और स्कूल व्यवस्था के प्रति जो प्रोत्साहन है वो बनाए रहने में सहायता होता है कि यदि बच्चा छोटी आयु में यदि प्ले सेंटर में जाता है तो बाद में उसको स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और स्कूल जाने के लिए भी वो इनकरेज रहता है। खेल केंद्र क्या नहीं है? अधिकतर खेल केंद्र को बहुत गलत तरीके से भी क्या लिया जाता है? यूज़ लिया जाता है और उसको एक गलत चीज़ मान ली जाती है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि प्ले सेंटर क्या नहीं होता है। एक लघु प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इसे एक प्राइमरी स्कूल नहीं कहेंगे कि एक छोटा प्राइमरी स्कूल है। ये केवल क्या है? प्ले सेंटर है, बच्चों के लिए अनुभव प्राप्त करने का स्थान है। एक स्थान जहाँ अध्यापक केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है। ये एक स्कूल नहीं है जहाँ पर अध्यापक बच्चों को औपचारिक रूप से शिक्षण प्रदान करता है। एक स्थान जहाँ निष्क्रिय शिक्षण तथा कठोर आज्ञा पालक की आवश्यकता होती है। ये वैसा स्कूल नहीं है जहाँ पर निष्क्रिय रूप से अर्थात बच्चे सक्रिय नहीं होते, बच्चे केवल बैठ के सुनते हैं, उनको इस प्रकार से शिक्षण दिया जाए और जो अध्यापक है वो एक आज्ञा पालन करने के लिए उनको बार बार कहे कठोर रहे, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होता है। खेल केंद्र की क्यों तो आवश्यकता है और क्या इसका आधार है? प्ले सेंटर की आवश्यकता क्यों पड़ी?
क्यों इसका आधार पड़ा, तो वो भी हम यहाँ देख लेते हैं कि 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को सीखने की प्रक्रिया की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं जो खेल केंद्र प्ले सेंटर की मांग की उत्पन्न करती है, और ये निम्नलिखित इसमें शामिल है। कि प्ले सेंटर की डिमांड इसलिए आई क्योंकि 2 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ चीज़ें सीखनी उनके लिए अति आवश्यक है, जो कि उनको वो घर पर नहीं सीख पाते हैं, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता हुई। और हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से शामिल हैं इसमें। पहला, बच्चे प्राकृतिक रूप से खेल के माध्यम से सीखते हैं। बच्चों को प्राकृतिक रूप से खेल उपलब्ध करवाए जाते हैं और उसके माध्यम से वो सीखते हैं। ठीक है। दूसरा है, बच्चे स्वयं करके ही सबसे अच्छे ढंग से सीखते हैं। बच्चों में 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें ये होता है कि वो खुद करके करना चाहते हैं और उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, सीखते हैं। बच्चों की जो एकाग्रता की अवधि है वो अधिक नहीं होती। हम जानते हैं कि छोटे बच्चों को यदि हमने कोई काम दे दिया तो वो एकाग्र होकर नहीं कर सकते, वो वहाँ से उठ के चले जाएंगे, वो एक जगह बैठ भी नहीं सकते हैं, वो अपने कार्य में लीन भी नहीं हो सकते क्योंकि वो बच्चे होते हैं। तो 7 से कितने मिनट की, 15 मिनट की उनकी एकाग्रता की अवधि होती है। तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, प्ले सेंटर की आवश्यकता होती है। 3 वर्ष के बच्चे का मस्तिष्क वयस्क मस्तिष्क का 80% होता है, जो सर्वाधिक शिक्षण को सुलभ बनाता है। जो वयस्क बच्चा है, वयस्क जो होता है उससे, और यदि हम 3 साल के बच्चों को देखें तो उसका 80% उसका दिमाग उसमें डेवलप हो गया होता है, तो उसे शिक्षण यदि सुलभ कराया जाए तो वो उसको ले सकता है। इसलिए उन्हें इस स्तर पर प्रेरणादायक वातावरण की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि ब्रेन अच्छे से डेवलप हो गया होता है तो उसे एक ऐसा वातावरण चाहिए होता है जिससे वो सीख सके। ठीक है। इसके बाद है, बच्चे एक दूसरे से, अन्य बच्चों से, वयस्कों से तथा वास्तविक वातावरण से आसानी से सीखते हैं। बच्चों को यदि इस प्रकार का वातावरण उपलब्ध कराया जाता है तो वो क्या कर सकता है, मिलजुल कर एक दूसरे से और अपने साथ के बच्चों से बहुत सारी चीज़ें वो सीख सकता है। अब एक खेल केंद्र के उद्देश्य, जैसे हमने लेसन का नाम देखा था कि प्ले सेंटर, और उसका उद्देश्य क्या है वो हम यहाँ देख लेते हैं कि ये क्यों उपलब्ध करवाए जाते हैं। खेल केंद्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। बच्चे को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, वस्तुओं तथा स्थानों का अन्वेषण, प्रयोग तथा अनुभव उपलब्ध करना। बच्चा अभी तक घर पे रहता है तो उसे किसी भी चीज़ की इतनी जानकारी नहीं होती है, लेकिन उसको प्ले सेंटर भेजा जाता है तो वो देखता है कि और भी उसकी तरह बच्चे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, करने को बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो उसको अनुभव प्राप्त करना कि क्या क्या चीज़ें समाज में उपलब्ध होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं देखना, स्थान का अन्वेषण करना, प्रयोग करना और उसको अनुभव करना, उसके लिए प्ले सेंटर की बड़ी आवश्यकता होती है। समायु समूह तथा वयस्कों के साथ समृद्ध तथा सकारात्मक अंतर क्रिया के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। प्ले सेंटर से क्या होता है, उसको अपने समान जो एज के बच्चे वहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि घर पे मिलना संभव नहीं है। वयस्क भी होते हैं वहाँ पर, तो उनके साथ किस तरह से अंतर क्रिया करते हैं वो सब वो प्ले सेंटर में सीख पाता है। बच्चे के साकल्यवादी विकास के लिए एक सुरक्षित एवं सहायक शिक्षण को प्रोत्साहित करना। जो प्ले सेंटर है वो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए पूरी जो सामग्री होती है वो उपलब्ध करा पाता है, जिससे एक बच्चा अनुभव के साथ बहुत अच्छा सीख पाता है। बच्चों में निष्क्रिय की अपेक्षा सक्रिय सीखने को प्रोत्साहित करना कि बच्चा जो निष्क्रिय शिक्षण ना लेके कैसा शिक्षण ले पाता है, सक्रिय शिक्षण ले पाता है, क्योंकि यहाँ बच्चा खेल के माध्यम से खुद करके सीख पाता है। इसके बाद है, बच्चे के विकासात्मक स्तर के अनुसार अनुभवों के सृजन को संभव बनाना। जो बच्चे का जिस एज में जितना जितना विकास हो पाता है, उस विकास के आधार पर ही यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, तो वो उस अनुभवों के आधार पर ही क्या करता है, सृजनात्मक गतिविधियाँ कर पाता है। शिक्षण को अधिक तनावपूर्ण बनाए बिना बच्चे को अपनी स्वयं की गति से सीखने का, विकसित होने का अवसर देना व उसमें रुचि एवं प्रेरणा को बनाए रखने के अवसर प्रदान करना। बच्चे का क्या मेंटल स्टेटस है उसके हिसाब से ही उसको शिक्षा दी जाती है, और वो भी बड़ी कैसे इजी तरीके से उसको सीखने के माध्यम से, वो स्वयं करके सीखता है तो उसके माध्यम से उसकी सीखने की गति क्या है उसके माध्यम से यहाँ पर शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है, और उसकी रुचि को और उसकी प्रेरणा को यहाँ पर वो बनाए रखती है। बच्चे में स्व नियंत्रण व अनुशासन को प्रोत्साहित करना। बच्चा खुद पर नियंत्रण कैसे करे, किस तरह से अनुशासित रहे, वो यहाँ पर सिखाया जाता है। वो प्ले सेंटर की एक बहुत अच्छे उद्देश्य है। घर से औपचारिक शिक्षा का मार्ग तय करने में सहयोग करना। एक तरह से घर का सा एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पर, तो कैसे वो वहाँ पर रह के उसके बाद औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना, तो वो उसके लिए उसको तैयार करते हैं। आगे बच्चों समझ में कि प्ले सेंटर के क्या क्या उद्देश्य है। इसके बाद है प्ले सेंटर में बच्चों की देखरेख।
बच्चों की देखरेख किस प्रकार से प्ले सेंटर में की जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनके संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक विकास कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो वहाँ पर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना आवश्यक होता है कि बच्चों को अलग अलग तरीके से किस प्रकार से देखरेख में रखा जाए। किसी परिवेश में सुरक्षित अनुभव करने के लिए बच्चों में किसी प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता होती है। बच्चा वहाँ पर सुरक्षित रहे, देखरेख में रहे, तो इसके लिए वहाँ पर अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन के मूलतः 3 प्रकार होते हैं जिन्हें बच्चों पर लागू किया जा सकता है। ये प्रकार निम्नानुसार है। 3 प्रकार के अनुशासन हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, और ये अनुशासन कौन कौन से हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि कि ये आपको ढंग से दिखे। ठीक है, तो हम 3 प्रकार के अनुशासन की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहले है अधिकारवादी अनुशासन। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, अधिकारवादी मतलब जो अध्यापक या जो भी वहाँ पर बच्चों को सिखाने वाला होता है, वो क्या करता है, बच्चों को अधिकार रूप से स्वयं नियंत्रण करने की कोशिश करता है कि बच्चा चुप रहे और उनकी बात को फॉलो करे। जब इस प्रकार का अनुशासन लागू किया जाता है तो बच्चे को निर्देश दिया जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है। उसको बस ये बताया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, और क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। इसके अतिरिक्त बच्चे को पूर्ण कर्म निष्ठा दर्शानी होती है। बच्चे को जो बताया जाता है उसके प्रति बच्चे को वो काम करना होता है। समझ में आ रहा है यहाँ पर? अधिकारवादी अनुशासन में बच्चे को वही कार्य करना होता है जो उसको देखरेखकर्ता द्वारा कहा जाता है। बताया ना मैंने आपको कि जो देखरेखकर्ता या अध्यापक जो होता है वो बच्चे को जो कहता है वो बच्चे को वहाँ पर करना होता है। बच्चे इस प्रकार के वातावरण में खुश नहीं रहते हैं क्योंकि उनके पास अपनी इच्छा से कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। बच्चे को जिस प्रकार से अधिकारवादी अनुशासन में कहा जाता है कि आपको ये काम करना है, और यदि वो काम करता है तो ठीक है, नहीं करता तो उसको डांट भी दिया जाता है, और कोई काम उसको न करने के लिए भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, जबकि बच्चे क्या करना चाहते हैं, खुद से सब कुछ करना चाहते हैं। तो इसीलिए बच्चे इस प्रकार का अनुशासन क्या करते हैं, पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें खुद को कुछ काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। दूसरा है अनुज्ञानात्मक अनुशासन। इस प्रकार का अनुशासन अधिकारवादी अनुशासन के पूर्णतः विपरीत है। बच्चे को जो करना व जब करना अच्छा लगता है उसे करने की अनुमति दे दी जाती है। ये जस्ट विपरीत होता है अधिकारवादी के। अनुज्ञानात्मक जो अनुशासन है उसमें क्या किया जाता है, बच्चों को जो मन करता है वो उसको करने की बिल्कुल छूट दे दी जाती है। यहाँ कोई नियम तथा कोई दिशा निर्देश नहीं है, तथा बच्चे को स्पष्टीकरण भी दिया जाता है। यहाँ कोई ना तो दिशा निर्देश फॉलो किए जाते हैं, ना कोई नियम लगाए जाते हैं, ना कोई कानून लगाए जाते हैं। जो बच्चे का मन क्या करता है वो करने दिया जाता है, और बच्चा कुछ कहता है तो उसका स्पष्टीकरण भी दिया जाता है। बच्चों को किसी भी बात को न सुनने, किसी आदेशों को न सुनने की आदत पड़ जाएगी तथा वे वहाँ करेंगे तो जो उन्हें अच्छा लगता है। इस प्रकार का व्यवहार उन्हें स्वकेंद्रित तथा मतलबी बना देगा। ऐसा माना जाता है कि इस अनुशासन को यदि फॉलो करते हैं तो बच्चों को किसी की ना सुनने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि उनका जो मन करेगा वो वहाँ पर करने लग जाएंगे, वो आत्म केंद्रित हो जाएंगे, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो मतलबी हो जाएंगे, अर्थात उनका जो मन करेगा वो करेंगे, वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। बच्चे कैसे हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, तथा उन्हें बुरी आदतें भी पड़ सकती है। ऐसा माना जाता है कि जो उनको प्राप्त करना है, मतलब जो उनका टारगेट है वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और उनमें वो कई बुरी आदतों के शिकार भी हो जाएंगे। ऐसा इस जो अनुशासन है उसके बारे में नकारात्मक विचार है। अगला है लोकतांत्रिक अनुशासन। लोकतांत्रिक अनुशासन की क्या क्या विशेषताएं हैं? नियमों को लागू करने से पूर्व उनका वर्णन किया जाता है, अर्थात जो भी नियम लगाए जाते हैं उसके बारे में बताया जाता है कि ये नियम क्यों लगाया जा रहा है। बच्चे नियमों पर प्रश्न उठा सकते हैं तथा संयुक्त सहमति से उनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। जो भी नियम लागू किया जा रहा है तो बच्चे पूछ सकते हैं कि ये नियम क्यों लागू किया जा रहा है, समझ में आ रहा है, और इसके अलावा वो आपस में सहमति करके उसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं। बच्चों को अपनी इच्छा से स्वयं करने दिया जाता है, किंतु उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि वे स्वयं को या किसी को चोट ना पहुंचाएंगे। यहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को जो करना है वो करे, अपनी सहमति से वो जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रखे कि खुद के करने के चक्कर में किसी दूसरे बच्चे को नुकसान ना हो, उसे कोई चोट ना पहुँचे। इस अनुशासन से बच्चे बड़ों की बात मानेंगे तथा नियमों का आदर करना सीख जाएंगे।
ऐसा माना जाता है कि इस अनुशासन से तो क्या होगा, बच्चे जो बड़े जो कह रहे हैं उनकी बात को मानेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक है, इसमें दूसरों का भी ध्यान रखना होगा, और वो क्या कर पाएंगे, नियमों का आदर करना भी सीख जाएंगे। स्वयं में आत्मविश्वास विकसित करेंगे और किसी भी कार्य में पहल करना सीखेंगे। स्वयं में जो अनुशासित तो होंगे ही होंगे, आत्मविश्वास भी उनमें आएगा, साथ में वो कोई भी कार्य में आगे बढ़ना सीख जाएंगे तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। अब वो कैसा कार्य करेंगे, स्वतंत्र रूप से, क्योंकि अब वो लोकतांत्रिक अनुशासन में हैं। बच्चे अपनी बारी लेना, सहयोग करना तथा धैर्य रखना भी सीख जाएंगे। इस जो अनुशासन है इसकी बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, सकारात्मक परिणाम अधिक है, बच्चों में धैर्य गुण आ जाता है, बच्चे मिलकर काम करना सीखते हैं, बच्चे खुद आगे पहल करना सीख जाते हैं, बच्चों में ईमानदारी, इस प्रकार के गुण भी यहाँ डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे सहयोग करना यहाँ पर सीख जाते हैं। समझ में आ गए तीनों प्रकार के अनुशासन। इसके बाद हम देखते हैं प्ले सेंटर में बच्चों में व्यवहारात्मक समस्याएं। प्ले सेंटर में छोटे बच्चे आते हैं, आपस में रहते हैं, सीखते हैं, लेकिन कुछ उनमें समस्याएं भी आती हैं व्यवहारात्मक रूप से। कौन कौन सी? प्राय छोटे बच्चे अनुचित व्यवहारों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा सभी को मारने की आदत विकसित कर ले, वस्तुओं को तोड़ने, गलत भाषा के प्रयोग, झूठ बोलने आदि की आदत बना लेते हैं। हम जानते हैं कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चों में नकारात्मक विचार भी होते हैं, नकारात्मक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और बच्चे वो क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चों के साथ रहने से आपस में वो झूठ बोलने का, कुछ गलत करने का, एक दूसरे को मारने का, चोट पहुंचाने का, इस तरह की आदतें वो ग्रहण कर ले। इस प्रकार के व्यवहार बच्चों के लिए न केवल शारीरिक रूप से हानिकारक होते हैं, बल्कि ये बच्चों को अन्य बच्चों में अप्रिय भी बना देते हैं। और इस प्रकार की एक्टिविटी यदि बच्चा करता है तो वो शारीरिक रूप से तो अपने आप को नुकसान पहुंचा ही लेता है, साथ में जो और लोगों के बीच में भी वो कैसा बन जाता है, अप्रिय बन जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को कोई भी पसंद नहीं करता है। बच्चे द्वारा इस प्रकार के व्यवहार को विकसित करने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चे कई कारणों से इस प्रकार का व्यवहार विकसित कर लेते हैं। कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हैं? जब बच्चे ऐसे परिवेश में रहते हैं जहां उन्हें स्व अभिव्यक्ति से वंचित रखा जाता है, तो ऐसे व्यवहार करने लगेंगे जो स्वीकार्य नहीं होते। बच्चों को यदि ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए कि वो खुद जो करना चाहे, अपनी जो अभिव्यक्ति देना चाहें, वो नहीं दे पाते हैं, तो वो अंदर से कैसे हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और वो इस प्रकार से नकारात्मक व्यवहार करने लगते हैं। किसी को मारना, चोट पहुंचाना, ये उनमें एक्टिविटीज़ आ जाती है, क्योंकि वो अपनी जो अंदर की भावनाएं हैं वो उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जब माता पिता व अध्यापक बच्चों से अत्यधिक उम्मीदें लगा लेते हैं तथा बच्चे उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वह अस्वीकार्य व्यवहार करने लगते हैं। कब करने लगते हैं? माता पिता और शिक्षकों ने उनसे बहुत सारी उम्मीद लगा ली है, लेकिन वो उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रहे, तब भी बच्चे ये अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। प्राय बच्चे यह सीख जाते हैं कि अपनी बात को मनवाने के लिए अस्वीकार्य व्यवहार औजार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कई बार हम क्या करते हैं, वो जब इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उनकी गलत बात को भी हम मान लेते हैं और वो करने के लिए राजी होते हैं। तो वो इस प्रकार से उसको एक औजार के रूप में भी काम में लेने लगते हैं कि इस प्रकार के यदि हम व्यवहार करेंगे, दूसरों के सामने यदि हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे अध्यापक की बात मान लेंगे। तो इस तरह से भी वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जब परिवार का वातावरण अशांत हो, जब परिवार में अशांति हो, लड़ाई झगड़ा हो, तब भी बच्चे में इस प्रकार का व्यवहार होने लगता है। जब बच्चे के जीवन में कोई संकट उत्पन्न हो जाए, यदि बच्चा किसी जीवन के किसी संकट में हो, यदि किसने किसी अपने प्रिय को खो दिया हो, या फिर उसकी कोई बहुत प्रिय वस्तु है वो उसके पास नहीं है, तो तब भी बच्चे क्या करने लग जाते हैं, इस प्रकार का नकारात्मक व्यवहार करने लग जाते हैं। बच्चे उस समय भी अस्वीकार्य व्यवहार करने लगते हैं जब से शारीरिक कारणों से, परिस्थितियों से निपट नहीं पाते हैं। यदि वो शारीरिक रूप से किसी चीज़ के लिए समर्थ नहीं है, जो परिस्थितियां उनके सामने हैं उससे वो निपट नहीं पा रहे हैं, तब भी वो इस प्रकार का स्वीकार्य व्यवहार करते हैं और वो शो करते भी हैं। प्ले सेंटर पर देखरेखकर्ता को सतर्क तथा व्यवहार कुशल होना चाहिए। जब कभी कोई बच्चा अस्वीकार्य व्यवहार करता है तो देखरेखकर्ता को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। प्ले सेंटर में जो देखरेख करता होता है या अध्यापक होता है, उसको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बच्चा अस्वीकार्य व्यवहार ना करे, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव अन्य बच्चों पर भी पड़ता है। तो जब भी उसे पता चलता है तो उसे तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चूँकि अधिकतर व्यवहारात्मक समस्याएं घर से उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें बच्चों के माता पिता से सहयोग लेना चाहिए, समस्या को समझना चाहिए तथा ऐसी नीति विकसित करनी चाहिए जो उक्त समस्या के समाधान में सहायक हो सके।
जो भी बच्चे में अस्वीकार्य व्यवहार होते हैं वो डायरेक्ट किससे रिलेटेड होते हैं, उनके घर से। तो इसलिए उसको देखरेखकर्ता को उसके माता पिता से बात करनी चाहिए और इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाल लेना चाहिए। सजा देने तथा डांटने या भला बुरा कहने से कोई मदद नहीं मिलेगी। यदि हम बच्चे को सजा देंगे, भला बुरा कहेंगे, डांटेंगे, उसको इंसल्टिंग फील कराएंगे, तो इससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके बारे में बड़ी सावधानी से और बिल्कुल समझाइश के साथ ये कार्य करना चाहिए। छोटे बच्चों में पाए जाने वाली कुछ सामान्य व्यवहारात्मक समस्याएं कौन कौन सी है, अब इस सारणी में हम जानेंगे कि छोटे बच्चों में कौन कौन सी समस्याएं हैं वो पाई जाती हैं, उस समस्या में हमें क्या तो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्यवहार कि अन्य बच्चों को चोट पहुंचाना। छोटे बच्चों में जो अस्वीकार्य व्यवहार क्या होता है कि वो दूसरे बच्चों को क्या करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। इसका अर्थ क्या है, उनमें क्रोध है। क्या है, क्रोध, उनमें गुस्सा है, जिसकी वजह से वो दूसरे बच्चों को चोट पहुंचा रहे हैं। तो हमें इसमें क्या नहीं करना चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए, उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और उन्हें एहसास कराना चाहिए। उन्हें एहसास कराना ये भी उसे नहीं करना चाहिए। अब करना क्या चाहिए, इसमें उसका ध्यान विकेंद्रित करें, जो वो जिस चीज़ पर है उसको वहाँ से हटाएं और उसको डिस्ट्रैक्ट करें। अन्य बच्चों से अलग करें, उसको दूसरे बच्चों से अलग करें ताकि वो दूसरे बच्चों को हानि ना पहुंचाए। भावनाओं के अन्य माध्यमों की सहायता से बच्चे को प्यार का एहसास दिलाना, उसको हमें प्यार दिखाना चाहिए, उसको प्यार का एहसास कराना चाहिए ताकि कि वो इस तरह की गलत हरकतें ना करें। अगला व्यवहार है वस्तुओं को तोड़ना। बच्चों में ये चीज़ें होती हैं कि वो एक दूसरे की वस्तुएं लेते हैं और उनको तोड़ देते हैं। इसका अर्थ है कि असहायता की भावना, इसका मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है इसलिए करते हैं। जलन, या फिर उनको दूसरे बच्चों से क्या होती है, जलन होती है। या वो बोर होना, या फिर वो बोर हो रहे होते हैं तब वो दूसरों की तो वस्तुएं तोड़ते हैं। या फिर ध्यान आकृष्ट करना, उनके ऊपर तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है तो वो अट्रैक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, अटेंशन पाने के लिए वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए, उनको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए और उनको चोट नहीं पहुँचाना चाहिए। अब करना क्या चाहिए, बहुमूल्य वस्तुओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हमें पता है कि बच्चा इस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमें उस प्रीशियस जो वस्तुएं हैं वो बच्चों से दूर रखनी चाहिए। खेलने के लिए स्थान उपलब्ध कराएं, उनको जगह देनी चाहिए ताकि वो खेल सकें। निम्न लागत के विकल्प उपलब्ध कराएं, जो कम कॉस्टिंग में चीज़ें आती हैं वो उसको देनी चाहिए। बच्चे को अन्य गतिविधियों में विकेंद्रित करें, बच्चे का ध्यान वहाँ से हटाकर कई दूसरी गतिविधियों में लगाना चाहिए। ये सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर बहुत अच्छे दे रखे हैं। इसके बाद है व्यवहार अंगूठा चूसना। बच्चा क्या करता है, अंगूठा चूसता है। किस वजह से, उसको चूसने की आदत पड़ जाती है, या फिर आराम तथा आश्वासन, उसको ऐसा करने में आराम मिलता है, स्वयं को वो आश्वासन दे पाता है। या फिर थकावट की वजह से भी हो सकता है, भूख की वजह से भी हो सकता है, असंतोष की वजह से भी हो सकता है, और ऊबना, वो परेशान हो रहा होता है, ऊब रहा होता है, बोर हो रहा होता है, तब भी वो ऐसा करता है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, उंगलियों को बांधना या उन पर कड़ी दवा लगाना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, चूसने का संतोष उपलब्ध कराएं, कि वो कुछ चीज़, मतलब हमें बताना चाहिए कि वो चूस कर कैसे संतोष उपलब्ध हो पा रहा है। प्यार व स्नेह दें, उसको प्यार देना चाहिए। आनंदमयी गतिविधियों में लगाएं, उसका ध्यान वहाँ से हटाकर उसको आनंदमयी गतिविधियों में लगाना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराएं, उसे जो जरूरी वस्तुएं वो उसको उपलब्ध करानी चाहिए। इसके बाद है बिस्तर गीला करना। ये भी बच्चों में बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करता है, बिस्तर गीला कर देता है, अर्थात वो बिस्तर में पेशाब कर देता है। तो इसका अर्थ क्या है कि बच्चा प्रशिक्षण के लिए तैयार नहीं है, कि बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए वो तैयार नहीं है। उसमें भय की भावना भी हो सकती है, या फिर असुरक्षा की भावना की वजह से बच्चा ऐसा करता है। हम इसे क्या नहीं करना चाहिए, डांटना या दंड देना, उसको डांटना नहीं चाहिए, उसको पनिश नहीं करना चाहिए, उसे पहले बताने को कहना। उसे बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था। ये कहना कि आप बच्चे को प्यार नहीं करते, आपको ये भी नहीं कहना चाहिए कि आप बच्चे को प्यार नहीं करते। करना क्या चाहिए, बच्चा जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना। हमारा बच्चा जैसा है उसे हमें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। अचानक बिस्तर गीला करने की प्रवृत्ति को स्वीकार करना, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो अचानक बिस्तर गीला कर सकता है। बच्चे में आत्मविश्वास को विकसित करने में सहायता देना व प्रोत्साहित करना, बच्चे को आत्मविश्वास कि वो ऐसा ना कर पाए और उसे बार बार प्रोत्साहित करना ताकि कि वो इस गतिविधि से या फिर इस चीज़ से वो दूर हो सके। अगला है व्यवहार में है झूठ बोलना, कि बच्चे में झूठ बोलने की आदतें पड़ जाती है। किस लिए, कि उसे दंड का भय होता है, उसे डर लगता है कि उसे क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी या फिर कोई पनिशमेंट मिलेगा। अतिरंजना, वो बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान है। कल्पना या फिर ध्यान आकर्षित करना, इसकी वजह से वो क्या करता है, झूठ बोलता है। क्या नहीं करना चाहिए, उपदेश देना या दंडित करना या दुत्कारना, उसे ना तो उपदेश देना चाहिए, दंडित करना चाहिए, ना ही उसको डांटना चाहिए।
माफ़ी मांगने को कहना, ना ही उसे माफ़ी मांगने को कहना चाहिए और ना ही उस पर नाराज़ होना चाहिए। करना क्या चाहिए, कारणों को समझे कि किस वजह से उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। अपेक्षित ध्यान दें, उस पर हमें क्या देना होगा, ध्यान देना होगा। कल्पनाओं को समृद्ध बनाने का अवसर प्रदान करना, हमारे जो उसकी जो कल्पनाएं हैं उसको हमें बढ़ने देना चाहिए ताकि कि वो झूठ ना बोल पाए। इसके बाद अगला है भोजन करने से इनकार करना। बच्चा खाना खाने से इनकार कर देता है, क्या होता है, क्या पता उसे भूख नहीं है, ठीक महसूस ना करना, उसे अच्छा नहीं लग रहा हो, उसे अंदर से अंदर कोई एंग्जाइटी हो रही हो, भोजन विशेष अच्छा ना लगना, कोई स्पेशल वाला भोजन उसे अच्छा लगता है जो हमने विशेष बनाया है, उसको अच्छा नहीं लग रहा उसे, क्या नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती करना, दंड देना, उसे ज़बरदस्ती खाना खाने को कहना या उसे दंड देना, बात को बढ़ाना, ज़्यादा बात को बढ़ा देना, इनाम या धमकी देना, भाई हम खाना खाओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, या फिर उसको धमकियाँ देना, कहना मानने के लिए ज़बरदस्ती करना, उसको कहना नहीं मान रहा है तो उसको ज़बरदस्ती करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शांत बने रहना चाहिए। बच्चे की मनपसंद भोजन सहित नए प्रकार के व्यंजन बनाए, जो बच्चे को पसंद है उस प्रकार के मनपसंद भोजन उसके लिए बनाने चाहिए। अगला है भय। बच्चे को भय किस प्रकार का होता है, दर्द भरे अनुभव को याद करना, उसे कोई दर्द भरे अनुभव हैं पुराने वो याद आ जाते हैं तो उससे भी उसको डर लगता है। माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए भाई माता पिता उसको अपने पास रखें, इसीलिए वो ऐसा करता है। दोषी या अप्रिय अनुभव करना, उसे ऐसा लगता है कि मैं दोषी हूँ या अप्रिय हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसी प्रकार से भी उसको भय होता है। तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए, भय के कारण का पता लगाने के लिए जोर देना, हमें जोर देना चाहिए कि क्यों उसको भय हो रहा है। शर्मिंदा कराना या धमकाना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए, उसे पुनः आश्वस्त करें, उसे आश्वस्त करना चाहिए, उसे आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। परिवेश को कैसा रखना चाहिए, उसके आसपास को खुशनुमा, ताकि उसे भय ना हो। प्रयासों की सराहना करें, उसने जो प्रयास किया है उसकी सराहना करनी चाहिए। भयपूर्ण अनुभव से बचें, जो जो भी अनुभव हैं भयपूर्ण उससे बचना चाहिए और स्वयं की मदद करने में उसकी सहायता लेनी चाहिए। इसके बाद जो अगला है चोरी, जो बच्चों में व्यवहार होता है चोरी करने का, वो किस वजह से होता है, संपत्ति अधिकारों से अनजान होना, उसे पता नहीं होता कि किसकी संपत्ति है तो उससे वो अनजान होता है इसलिए चोरी करता है। असंतुष्ट आवश्यकताएं, उसकी कुछ आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो पाती इसीलिए वो चोरी करता है। चिड़चिड़ाहट की वजह से वो चोरी करता है और विरोधी भावनाओं की वजह से भी वो चोरी करता है। क्या नहीं करना चाहिए, डांटना, बुरा महसूस करना, दंड देना या निंदित करना, हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। ना तो उसे डांटना चाहिए, ना उसे बुरा महसूस कराना चाहिए, ना ही उसे दंड देना चाहिए, ना ही उसकी निंदा करनी चाहिए। प्यार में कमी करना, और ऐसा नहीं उसके प्यार में कमी हो जाए। दूसरों के सामने बेइज्जत करना, उसे दूसरों के सामने इंसल्टिंग भी फील नहीं कराना चाहिए। क्या करना चाहिए, बच्चों को वस्तुएं दे दीजिए जो उनके स्वामित्व की भावना डालें, उनको ऐसी वस्तुएं उपलब्ध करवा दीजिए ताकि उन्हें लगा कि वो वस्तु उनकी ही है। दयालु बने, बच्चे को समझे और अत्यधिक कठोर ना बने, दयालु बनना चाहिए, उनके प्रति ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। सृजनात्मक स्रोत उपलब्ध कराएं, उन्हें सृजनात्मक चीज़ें उपलब्ध करवानी चाहिए। अच्छे दोस्त बनाने में उनका सहयोग करना चाहिए जिससे कि वो इस व्यवहार से निजात पा सकें। तो बच्चों समझ में आया कि हमने यहाँ पढ़ा किस प्रकार से प्ले सेंटर होते हैं, क्या उनके उद्देश्य होते हैं और कौन कौन से अस्वीकार्य व्यवहार हैं जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे करते हैं और उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है, जिसके बारे में हमने यहाँ डिटेल में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।